नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि जो राजपूत शक्ति थी, उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वह व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी। कैसे जो इतना बड़ा राजपूताना था, उस पूरे राजपूताना में जो व्यवस्था थी प्रशासन की, वह किस प्रकार से संचालित हो रही थी। उसके साथ हम देखेंगे कि जो सामंती व्यवस्था है, वह सामंती व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। और एक बहुत बड़ा प्रश्न कि क्या सामंत सदैव राजा के प्रति वफादार रहते थे, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख अधिकारियों को देखेंगे जो हमको राजपूत वंश में मिलते हैं या राजपूताना व्यवस्था में मिलते हैं। उसके साथ साथ हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक सामंत की नियुक्ति होती थी, उसके अधिकार क्या थे, उसके दायित्व क्या थे, वह सब कुछ हम समझेंगे। इसके साथ आपको यह भी देखना होगा कि जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उस समय भी हमको सामंती व्यवस्था मिलती है, मतलब उनके नाम परिवर्तित होंगे, लेकिन सामंती व्यवस्था हमको वहां भी मिलती है। तो राजपूताना से जो मुगल काल का ट्रांसफर होगा, मतलब जो मुगलों की सभ्यता आएगी या मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे सामंती व्यवस्था काम कर रही थी, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक रेफरेंस के लिए यह काम करेगा जब आप मुगल काल को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे लगातार आपको वीडियो मिलते रहे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं राजपूत शक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में। जब हम राजपूतों की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं तो हमको एक चीज मिलती है कि जो राजा का पद है, वह राजा सर्वोच्च है, मतलब प्रमुख पद पर राजा ही है। जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, प्रशासनिक कार्य है, सैन्य नियंत्रण है, यह सब कुछ हमको राजा के कंट्रोल में ही मिलता है। मतलब राजा सबसे ऊपर है, उसके नीचे बाकी लोग हैं। हालांकि हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक मामले हैं, उन प्रशासनिक मामलों में रानियां जो है वह कभी कभी सलाह दिया करती थी, लेकिन औपचारिक रूप से हमको प्रशासनिक भूमिका में रानियां नहीं मिलती है। मतलब जो महिलाओं का स्थान है वह औपचारिक रूप से नहीं है। रानियां सलाह दे सकती थी और राजा पे यह डिपेंड करता था कि सलाह माने कि ना माने। मतलब रानियों को या हम कहें महिलाओं को बोलने की स्वतंत्रता थी, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी, लेकिन उनके अधिकार थे यह हमको नहीं दिखते हैं। तो रानियों को स्वतंत्रता है कि वह अपने विचार रखें, राजा पे डिपेंड करता है कि वह विचार माने या ना माने। इसी तरह से जो भूमि अनुदान की व्यवस्था है, जिसमें हम देखते हैं कि रानियों के नाम के भी भू अनुदान हमको मिलते हैं, लेकिन इसमें भी यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह राजा की ही अनुमति से हुआ होगा। मतलब राजा ने परमिशन दी होगी रानी को, या राजा ने स्वयं रानी के नाम पे इस तरह के लेख लिखवाए होंगे जिसमें रानियां भू अनुदान दे रही हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि राजा ही राज्य का प्रमुख है। सारे अधिकार या सारी बड़ी शक्तियां हमको राजा के ही अधिकार क्षेत्र में मिलती हैं। राजा के बाद जो दूसरा पद हम देखते हैं मंत्रिपरिषद। यह वह ग्रुप है जो परामर्शदात्री का काम करता है, मतलब राजा को सलाह देने का यह काम करता है, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते थे। और ज्यादातर हम देखते हैं कि जो ये मंत्री हैं, इनका जो कार्यकाल है वह वंशानुगत होता था। मतलब एक कुल से या एक वंश से या एक परिवार से जब एक व्यक्ति मंत्री बनता था तो इस बात की पूरी संभावना होती थी कि उसका आने वाला वंशज भी मंत्री पद पर नियुक्त होगा। तो वंशानुगत हमको पद दिखता है किसका? मंत्रियों का। इसी तरह से हम अधिकारियों का समूह देखते हैं, और जो ये अधिकारियों का समूह है, इसमें जब हम देखते हैं तो जो इसके प्रशासनिक नियंत्रण करता है, मतलब जो प्रशासनिक भूमिका में है, वह अक्सर स्वयं को सामंती खिताबों से नवाजते हैं। मतलब खुद को सामंत कहना ज्यादा पसंद करते हैं। सामंत कहने पर उनको लगता है कि वह ज्यादा बड़े अधिकारी है, बल्कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कहना या कोई प्रशासनिक अधिकारी कहना वह शायद छोटा मानते थे। तो सामंत हमको इस रूप में दिखते हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसमें हमको राजपुत्र, ठाकुर, सामंत, महासामंत, रावत, इन नामों से सामंत मिलते हैं। कुछ प्रशासनिक पद भी हमको दिखते हैं जिन पर नियुक्ति होती थी, जैसे महासंघी, विग्रहिका, महा अचपातालिका। तो ऐसे कुछ प्रशासनिक पद भी हमको मिलते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस होता था कि वह सामंत के रूप में नियुक्त हो। कुछ प्रादेशिक प्रशासक भी हमको मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो आपका क्षेत्र है वह विषय में और भुक्तियों में बटा हुआ है, और भुक्तियों के भी हमको अन्य भाग मिलते हैं। यह याद रखिएगा, विषय और भुक्ति क्या है यह आपसे पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो विषय और भुक्ति में जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं उनका बंटवारा हो रहा है, और यहाँ पर हमको अधिकारी मिलते हैं मंडलेश्वर, मंडलिका, सामंत, ठाकुर, राणाका, राजपुत्र। मतलब यह भी जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं या जो विषय और भुक्ति हैं उनके प्रशासक के तौर पर मिलते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जो ग्रामीण स्तर है, मतलब जो सबसे बेसिक लेवल का प्रशासन है ग्रामीण स्तर पर, वहां पर ग्राम प्रधान और पंचकुल जैसी व्यवस्था हमको मिलती है।
इसके अलावा महाजन और महत्तर, महत्तर कौन है? जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी जनरली नियुक्ति होती थी महत्तर के पद पर। तो महाजन और महत्तर हमको दिखते हैं। महाजन कौन है? जो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है। बुजुर्ग कौन है या महत्तर कौन है? जो अनुभव के रूप में ज्यादा है, मतलब उसके पास अनुभव ज्यादा है। पंचकुल, पंचकुल में आप देखेंगे 5 लोग मिलकर, मतलब बहुमत के आधार पर यहाँ निर्णय लिया जा रहा है। और ग्राम प्रधान, मतलब इसकी भी नियुक्ति हो रही है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी वह ज्यादातर राजा के द्वारा या सामंत के द्वारा नियुक्ति होगी। मतलब ग्राम प्रधान की नियुक्ति या तो राजा करेगा या सामंत करेगा। गांव वाले ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं करते थे। तो पंचकुल, महाजन, महत्तर, ये सारे हमको प्रशासनिक भूमिका में मिलते हैं। हमने देखा था कि जो राजपूत वंश है उसमें जो किले की व्यवस्था है, वह किले की व्यवस्था कितनी समृद्ध थी और कैसी प्रशासनिक भूमिका या सामाजिक भूमिका अदा कर रहा था। यह जो किलेबंदी की व्यवस्था था, मतलब किलों की वजह से जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था वह हमने देखा था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि राजपूतों में बहुत सारे किले बनवाए जाते हैं। ये किले अभेद्य होते थे और राजपूत शक्ति का केंद्र होते थे। इन्हीं किलों के कारण जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं या जो मुस्लिम शासक हैं उनको मुख्यतः आकर्षित किया गया। तो जब मुस्लिम शासकों ने देखा कि इतने शक्तिशाली किले हैं जिन पर एक बार नियंत्रण के बाद हरा पाना या इन किले में रहने वाले लोगों को हरा पाना बहुत मुश्किल है, उन्होंने देखा भी बहुत सारी लड़ाइयों में कि किलों पर कब्जा करना कितना कठिन काम है। तो मुस्लिम शासकों ने यह प्रयास किया कि वह इन किलों पर अधिकार करेंगे और उनके लिए यह एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी इन किलों से प्रभावित होकर आक्रमण करते हैं। जो राजपूत शासक हैं वह भी इन किलों की महत्ता को या इनकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे थे और इसी के कारण इन्होंने कई सारे किलों का निर्माण करवाया। जैसे हम देखते हैं कि जो मंडोर का किला है जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया, तो प्रतिहार शासक जो हैं गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने भी किलों का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों में भी आप ध्यान रखिएगा कि यह भी राजपूत है। यह बहुत प्रारंभिक स्तर के हैं। बाद के जो राजपूत है वह हमको थोड़ा बाद के मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहारों के बहुत सारे सामंत हमको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार राजपूत नहीं है या क्षत्रिय नहीं है, तो गुर्जर प्रतिहार भी राजपूत ही है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो प्रतिहारों ने मंडोर के किले का निर्माण करवाया। तो चौहान वंश के राजा हैं, जो परमार वंश के राजा हैं, इन्होंने भी राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया। जैसे जो मंडलागढ़ का किला है जिसका निर्माण अजमेर के चौहान राजाओं ने करवाया था और वह भी कब? 13वीं शताब्दी के आसपास। इसके साथ जो जोधपुर का उत्तर पूर्व है वहां पर हमको मिलता है नागौर का किला, और नागौर के किले का निर्माण किसने करवाया है? सोमेश्वर ने। और सोमेश्वर कौन है? जो पृथ्वीराज तृतीय हैं या जो पृथ्वीराज चौहान है उनके यह पिता है। जो अचलगढ़ का किला है इसको भी 900 ईस्वी के आसपास परमार शासकों द्वारा बनवाया गया और इसका पुनः निर्माण हुआ, मतलब इसको फिर से बनवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा 1442 में। तो किले लगातार बन रहे हैं और उनको महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जा रहा है राजपूताना शक्ति द्वारा। वह यह समझ रहे हैं कि यह कितने इंपॉर्टेंट है उनकी सुरक्षा के लिए और उनके साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए। अब हम समझे कि जो नौकरशाही की व्यवस्था है राजपूतों में वह किस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि जो चालुक्य हैं, जो परमार हैं, जो चहमान है, ये नौकरशाही के एक मजबूत ढांचे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनके यहाँ सामंती व्यवस्था तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो नौकरशाही की व्यवस्था है वह व्यवस्था भी हमको बहुत मजबूत रूप से दिखती है। इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारी हैं और बहुत सारे विभाग हैं जिन पर प्रशासनिक नियुक्तियां हो रही थी। जैसे कर्ण, आपको एक विभाग मिलेगा। कर्ण में हम देखेंगे तो यहाँ पे मुख्यतः काम होता था लेखा पद्धति का, और जो चालुक्य ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनमें हम देखते हैं कि इस कर्ण शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। इसी के साथ हमको मिलता है श्रीकर्ण। यह एक क्या था? मुख्य सचिवालय था और इसका उपयोग भी हमको अभिलेखों में बार बार मिलता है। तो कर्ण नामक एक विभाग है जो बेसिकली अकाउंटिंग का काम कर रहा है राजपूताना नौकरशाही व्यवस्था में। दूसरा हम देखते हैं व्यायाकरण। व्यायाकरण क्या है? यह लेखा जोखा का विभाग है। उसके बाद मंडापिकाकरण, यह भी एक विभाग है और यह मुख्यतः कर को एकत्रित करने वाला विभाग है। फिर हमको मिलता है महामात्य। महामात्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जो महामात्य है यह दरअसल क्या है? जो विभागों के मंत्री हैं उन मंत्रियों को क्या कहा जा रहा है? महामात्य। तो ऐसे आप समझिए वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री की भूमिका है वही भूमिका हमको मिलती है किसकी? महामात्य की। फिर हमको महामंत्री, मंत्री और सचिव जैसे अधिकारी भी मिलते हैं। एक अधिकारी हमको मिलता है महासंघी विग्राहिका। यह किसका अधिकारी है? यह शांति और युद्ध का मंत्री है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नौकरशाही व्यवस्था में उपस्थित लोग हमको दिखते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे थे। जो ये आपका महासंधि विग्राहिक था, इसके अधीन हमको श्रीकरण और मुद्रा, मतलब मुद्रा वह विभाग था
जो पासपोर्ट जारी करता था, मतलब एक तरह का प्रमाण पत्र जारी करता था और आयातित सामानों से कर एकत्र करता था। तो एक विभाग हमको मिलता है मुद्रा के नाम से, और यह अधीन किसके है? महा संधि विग्राही के अधीन। टीकरण भी इसी के अधीन है, और यह विभाग पासपोर्ट जारी करने और कर एकत्र करने का, स्पेशली आयातित सामानों पर यह काम यह कर रहा है। एक पद हमको मिलता है महाछपतलिक। ये जो महाछपतलिक है यह क्या करता है? यह लेखा जोखा का विभाग देखता है, और जो प्रमाण विभाग है, मतलब जो एथराइजेशन का विभाग है, वह विभाग भी इसके अधीन हमको मिलता है। इसके साथ जो राज्य की आमदनी हो रही है और जो खर्च हो रहा है राज्य के द्वारा, उसका पूरा लेखा जोखा यह व्यक्ति रख रहा है। फिर हमको मिलता है महामंत्री और महाप्रधान। महामंत्री क्या है? यह मुख्यमंत्री जैसा हमको दिखता है या प्रधानमंत्री जैसा हमको दिखता है। मतलब जो मंत्रियों में मुख्यमंत्री है उसको हम महामंत्री या महाप्रधान के नाम से जानते हैं। तो जो मुख्यमंत्री की भूमिका है, जैसे मुख्यमंत्री मतलब राज्य में जो विधायक हैं उनके मुखिया, जैसे प्रधानमंत्री है मतलब लोकसभा में जो सांसद है उनका मुखिया, तो जो सांसदों का मुखिया है प्रधानमंत्री, जो विधायकों का मुखिया है मुख्यमंत्री। उसी तरह से हमको मिलते हैं राजपूताना व्यवस्था में कि मंत्रियों का जो मंत्री है वह महामंत्री या महाप्रधान के नाम से जाना जा रहा है। इनके अधीन ही हम देखते हैं कि जो शाही मुहर का काम वह इन्हीं के अधीन रहता था, और यह विभागों का निरीक्षण भी किया करते थे। तो प्रमुख मंत्री हैं जिनको महामंत्री या महाप्रधान कहा जा रहा है। फिर हमको मिलता है दंडनायक या सेनापति। तो दंड देने का काम और सेना को कंट्रोल करने का काम यह व्यक्ति कर रहा है। इसके अधीन हमको एक व्यक्ति मिलता है जिसे कहा जाता है बलाधिपति। बलाधिपति किसके अधीन है? दंडनायक या सेनापति के अधीन। और जो आपका ये बलाधिपति है यह अश्वसेना का अधिकारी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलाधिपति कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे यह अश्वसेना का अधिकारी है। फिर हमको मिलता है एक शब्द दूतक। दूतक कौन है? इस अधिकारी का जो काम है कि राज्य द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है उसको स्थानीय अधिकारियों तक प्रेषित करना, मतलब उन तक पहुंचाना कि राजा द्वारा या राजसी व्यवस्था द्वारा या मुख्य राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किस तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं। अनुदान देखिए कई लोग देंगे, राजा भी देंगे, रानियां भी देंगी, राजकुमार भी देंगे, कई बार हमको महामंत्री भी अनुदान देते हुए मिलेंगे। तो जो अनुदान है वह किसको दिया जा रहा है, इस बात की सूचना कौन देगा? दूतक। अगला पद हमको मिलेगा महाप्रतिहारक और भंडारी। भंडारी कौन है? गोदामों का अधिकारी। और महाप्रतिहारक कौन है? सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाला। तो यह सारी व्यवस्था हमको कहां मिल रही है? राजपूतों की नौकरशाही व्यवस्था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है राजपूतों में, जो इनमें वंशवाद की व्यवस्था है। मतलब वंश पर यह बहुत फोकस्ड है, क्योंकि आप देख रहे थे कि अपने आप को यह पुराने वंशों से कनेक्ट कर रहे थे। वह सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि अपनी प्रमुखता को यह दिखा सके। इसके बाद जो सामंती व्यवस्था है उसकी क्या राजनीतिक इंपॉर्टेंस है वह हम समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि गुप्त काल से ही जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनमें अंतर संबंधता या एक रिलेशनशिप हमको दिखता है दोनों के मध्य। और इससे हम समझ पाते हैं कि जिस तरह से राज्य बढ़ रहा था, समाज बढ़ रहा था, और उनके मध्य जो स्तर हैं वह स्तर जिस प्रकार से बढ़ रहे थे, उन सब के कारण यह परिवर्तन हमको मिल रहा था। अब समझिए आप, पहले क्या थी? कबीलाई व्यवस्था। कबीलाई व्यवस्था से यह कहीं ना कहीं राजतंत्र की ओर ट्रांसफर होती है। फिर राजतंत्र से बड़े राजतंत्र बनेंगे, और बड़े राजतंत्र के बाद केंद्रीय भूमिका में राजतंत्र हमको मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। फिर यह केंद्रीय भूमिका टूटेगी और हमको मिलेगी क्या? सामंती व्यवस्था। और कुछ जगहों पर हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे सामंत मिलकर पुनः एक क्या बनाएंगे? राजसी व्यवस्था। तो इस तरह से हम देखते हैं जब हमको बहुत सारे स्तर मिल रहे हैं प्रशासनिक भूमिका में, जो कबीलाई व्यवस्था से शुरू होती है, केंद्रीय भूमिका तक जाती है। जैसे हम देख रहे थे मौर्य काल, गुप्त काल, वहां पर केंद्रीय नियंत्रण आपको ज्यादा दिखता है। मतलब पूरे भारत पर लगभग एक प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार दिखता है। फिर वह सामंती व्यवस्था में टूटता है, छोटे छोटे शासक उभरते हैं। सामंत फिर आपस में ग्रुप बनाते हैं वैवाहिक संबंधों द्वारा, अन्य तरह के समझौतों द्वारा, और उसके बाद राजसी व्यवस्था बनती है। तो इस तरह से समाज में जो परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन के कारण हम बहुत सारे इंटर रिलेशन देखते हैं राजनीतिक प्रणालियों में। तो आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरह के परिवर्तन हमको समाज में मिल रहे थे या राजनीतिक व्यवस्था में मिल रहे थे। हम देख रहे थे राजवंश पर आधारित राज्य और वंशागत हमको राज्य मिल रहे थे, या वंश व्यवस्था पर आधारित राज्य हमको मिल रहे थे, और खुद को यह कनेक्ट भी कर रहे थे पुराने राज्य से। हम देख रहे हैं कि जो शासक परिवार है, यह शासक परिवार क्या प्रयास करता था कि जो भूमि है उन पर इसका अधिकार बना रहे, और दरअसल यह भूमि पर अधिकार नहीं करना चाहते थे, यह करना चाहते थे प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार। क्योंकि
जिसका भूमि पर अधिकार होगा वही कहीं ना कहीं सामंत होगा, जिसका जितनी ज्यादा बड़ी भूमि पर अधिकार होगा वह उतना बड़ा सामंत होगा, या जिसको महासामंत कहेंगे, तो वह सारे हमको दिखेंगे। तो इस तरह से यह प्रयास होता था कि अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार हो, पर जमीन पर अधिकार नहीं करना चाहते थे, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण यह करना चाहते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो भू स्वामित्व का प्रश्न है वह लगातार बढ़ता हुआ जाएगा और उसके कारण बहुत सारे युद्ध भी होंगे। जब हम गुर्जर प्रतिहारों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनके बहुत सारे भू क्षेत्र चाहमान वंश, भुईल वंश, चालुक्य वंश और उनके सरदारों के अधीन है। मतलब यह सब हमको सामंत दिख रहे थे पहले, किसके अधीन? गुर्जर प्रतिहारों के अधीन। और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार कमजोर पड़ेंगे, यह अपनी स्वतंत्र व्यवस्था को या स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने लगेंगे। इसी में जब एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है इनका एक सरदार था जिसका नाम था क्या? मथन देव। और इसने स्वयं का भी हिस्सा लगाया है भू अनुदानों में और उसको क्या कह रहा है? स्वभोगवाप। तो मथन देव जो है यह क्या कर रहा है? अपने लिए भी भू अनुदान दे रहा है और उसको क्या कह रहा है? स्वयं का भाग। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि भूमि पर जो अधिकार करने का प्रश्न है वह प्रश्न आर्थिक ना होकर ज्यादातर प्रशासनिक। एक व्यवस्था हम और देखते हैं कि समूहों में गांवों का दान किया जा रहा था। हम एक उदाहरण से देखें तो 1161 में हमको एक अभिलेख मिलता है, नाडौल का अभिलेख। और यह नाडौल का अभिलेख कीर्तिमाल के द्वारा रचित है या उनके द्वारा यह लिखवाया गया है। इस अभिलेख से हम देखते हैं कि एक समूह का हमको विवरण मिलता है जिसने एक छोटे राजकुमार से एक बड़े राजकुमार से प्राप्त किया था। मतलब 12 गांवों का एक समूह था। जो बड़ा राजकुमार था उस बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार को 12 गांवों का समूह दान में दिया था। तो प्रशासनिक भूमिका तय की जा रही थी इस व्यवस्था से। हम देखते हैं जब यशोवर्मन का कलवण पट्टिकाओं का उल्लेख, तो इसमें हम देखते हैं कि एक सरदार हमको ऐसा भी मिलता है जिसको 84 गांव दान में दिए गए थे। तो गांवों को दान देने की जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था हम पूरे राजपूताना वंश में देख रहे थे। इससे धीरे धीरे यह सामंती व्यवस्था में परिवर्तित होते थे और फिर यह स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और इससे हम बहुत सारे राजपूत वंश के लोगों को देख पाते हैं। लेकिन जो यह आपकी वंशात्मक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भी हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। हम देखते हैं कि जो चाहमान है, गुर्जर प्रतिहार है, इन्होंने अपने वंश में ही दान देने पर ज्यादा फोकस किया। मतलब चाहमानों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने अपने ही वंश के लोगों को दान देने पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन जो परमार हैं उनकी व्यवस्था हमको काफी डिफरेंट मिलती है। मतलब कुछ लोग सिर्फ अपने वंश के लोगों को ही दान देंगे, कुछ लोग दूसरे वंश के लोगों को भी दान देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो चाहमान है, गुर्जर प्रतिहार है, यह अपने वंश के ही लोगों को ज्यादा दान देते हैं। लेकिन जो परमार हैं उनकी व्यवस्था हमको थोड़ा डिफरेंट मिलती है। और परमार क्या करते हैं? दरअसल ग्राम समूहों का ज्यादातर दान देते हैं और अपने वंश के बाहर भी ये लोग ज्यादा दान देते हुए हमको मिलते हैं। और उसमें भी हम देखते हैं कि एक पैटर्न है, 12 इकाइयों में, 16 इकाइयों में या इस तरह की जो इकाइयां हैं उस रूप में दान को दे रहे हैं। हालांकि कभी कभी हमको थोड़ा परिवर्तन भी मिलता है। जैसे एक अभिलेख मिलता है 1017 ईस्वी का और यह अभिलेख है परमार। और इस अभिलेख से हमको पता लगता है कि 12 और 16 का जो ये ग्रुप वाला सिस्टम था या इसके गुणात्मक संख्याओं में जो दान दिए जा रहे थे उसको तोड़ा गया और 52 गांवों को दान में दिया गया। तो परंपरा थी कि 12 की इकाई में या 16 की इकाई में गांवों को दान दिया जाता था। लेकिन हमको यह भी दिखता है कि यह परंपरा कभी कभी टूटती भी थी और हम देख रहे थे कि वंश के आधार पर भी इस तरह के दान दिए जा रहे थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी राजपूताना व्यवस्था में कि इनकी जो सामंतीय व्यवस्था है वह सामंतीय व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही थी। क्योंकि जब आप मुगल काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो उन सब में आपको ध्यान रखना होगा यह एक सामंती व्यवस्था थी जो बहुत परिवर्तन ला रही थी। और जब मुगल काल स्थापित होगा तो वह इस सामंती व्यवस्था पर किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे जिससे हमको मुगलों का साम्राज्य ज्यादा बड़ा दिखता है, वह सब कुछ हम समझ पाएंगे। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। हम देख रहे हैं सामंती व्यवस्था को। जो सामंती व्यवस्था है वह दरअसल पूरे भारत में एक जैसी नहीं थी। अलग अलग स्थानों पर हमको अलग अलग सामंती व्यवस्था मिलती है। तो स्थान के आधार पर और वहां की शक्ति के आधार पर सामंती व्यवस्था में परिवर्तन हमको मिलता है। लेकिन एक जो कॉमन चीज हमको मिलती है कि जितने भी सामंत हैं यह हमको भूस्वामी जरूर दिखते हैं। तो भूमि का स्वामी होना सामंती व्यवस्था से ज्यादा कनेक्टेड हमको दिखता है। बिना भूमि का स्वामी या बिना भूस्वामी के कोई सामंती व्यवस्था में जनरली हमको नहीं मिलता है। और इस भूस्वामी की व्यवस्था में भी हमको जो कुलीन वर्ग उनका
वर्चस्व दिखता है। जब हम पश्चिम भारत के क्षेत्र को देखते हैं, मध्य भारत के क्षेत्र को देखते हैं, तो इन क्षेत्रों में वो सारे क्षेत्र शामिल होते थे जो सामंतों के नियंत्रण में होते थे और इन सामंतों को कहा क्या जा रहा था, मंडालिका। तो मंडालिका के नियंत्रण में हमको पश्चिम भारत में और मध्य भारत में क्षेत्रों का बंटवारा मिलता है। लेकिन ये जो मंडालिका है, यह कभी कभी अपने पद को बढ़ा देते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, जैसे महाराजाधिराज, महामंडलेश्वर, महामंडलिका, महासामंत। तो ये सारी उपाधियां यह धारण करते थे और अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करते थे। दरअसल यह क्रम होता कैसे, पहले वह मंडालिका होगा, मंडालिका से बाद में वह महाराजाधिराज की, महामंडलेश्वर की ऐसी बड़ी उपाधि धारण करेगा और उसके बाद वह क्या होगा, स्वतंत्र शासक धीरे से नियुक्त हो जाएगा या उसके जो वंशज हैं वह स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देंगे। तो एक क्रम के रूप में हमको यह मिलता है। जब हम चालुक्य वंश को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो चालुक्य वंश है, इनके जो प्रमुख सामंत हैं उनमें हमको राजकुमार ज्यादा दिखते हैं, जो अबू के परमार हैं, जो जालौन के या जालौर के चाहमान हैं। यह सारे हमको चालुक्यों के महत्वपूर्ण सामंत मिलते हैं। इनमें भी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस किसी की ज्यादा होती थी और इंपॉर्टेंस किसी की कम होती थी। तो आवश्यकता के अनुसार या शक्ति के अनुसार, मतलब जितना जो सामंत ताकतवर है, जितने बड़े क्षेत्र पर उसका शासन है और जिस क्षेत्र पर वह शासन कर रहा है वह क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर सामंतों की शक्ति तय होती थी। तो हम देख रहे हैं कि जो मेर के राजा जगमल हैं और जो सुमेश्वर परमार है, यह हमको कम महत्वपूर्ण मिलते हैं। सामंतों के साथ साथ हम देखते हैं कि भूमि बिचौलिए भी हमको मिलते हैं। अब समझिए आप, राजा क्या होता था, प्रशासनिक भूमिका का प्रमुख। इसके नीचे हमको सामंत मिलते हैं। सामंतों में कई तरह के सामंत हैं, जैसे राजकुमार भी सामंत के रूप में ही हमको मिलते हैं। फिर इन सामंतों का अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण तय होना था भूमि पर, लेकिन कभी कभी हमको इनमें बिचौलिए मिलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि प्रशासनिक अधिकारी हमको ग्राम स्तर पर भी मिल रहे थे, ग्राम प्रधान हमको मिल रहा था, लेकिन उनके मध्य हमको बिचौलिए भी मिलते हैं। तो जो सामंत हैं यह कम क्रियाशील हैं या अक्रिय ज्यादा हमको मिलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि यह खुद काम ना करके बिचौलियों के माध्यम से भूमि पर नियंत्रण रखते थे। इसी में हमको मिलते हैं कि जो चाहमानों का नाडौल का क्षेत्र है और जो जालौर का क्षेत्र है, वहां पर जो सामंत है वह ऐसे बिचौलियों का प्रयोग कर रहे हैं। और जो भूस्वामी वास्तव में है, इनको ठाकुर, रणक और भोक्त कहा जा रहा था। मतलब जो भूमियों के स्वामी हैं, जमीनों के मालिक, उनको क्या कहा जा रहा है, ठाकुर, रणक और भोक्त। और जो भूस्वामित्व है वह कैसे तय हो रहा है कि जब भी राजा को आवश्यकता होगी वह सैनिक भेजेंगे राजा की सहायता के लिए। तो यह शर्त होती थी भू स्वामित्व की या राजा द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिए। तो तब तक आपका भूस्वामित्व बरकरार रहेगा जब तक आप राजा को सहायता देते रहेंगे। तो इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी व्यवस्था हमको मिलती है। बहुत सिंपल वे में आप समझने का प्रयास कीजिए। हम एक देखते हैं राजा, राजा के नीचे क्या होता है, सामंत। इसके साथ हम देखते हैं राजा के ही नीचे हमको बहुत सारे क्या मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं। इन अधिकारियों में हम देखते हैं तो हमको महामात्य मिलते हैं, जो कि मंत्रियों के भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। इन महामात्यों के नीचे हमको मंत्री मिलते हैं। फिर हमको विभाग मिलते हैं। इन विभागों में हमको इनके विभागाध्यक्ष मिलते हैं और जो विभागाध्यक्ष हैं इन पर नियंत्रण किसका होता था, मंत्री का। तो यह व्यवस्था भी हम देखते हैं। फिर सामंती व्यवस्था में हम देखते हैं तो सामंत में कई तरह के सामंत हैं, जैसे राजकुमार सामंत है, राजा द्वारा नियुक्त सामंत है। ऐसे सामंत भी हमको मिलते हैं जिनकी भूमि पर अधिकार किया गया है या राजा ने जिनको पराजित किया है। तो पराजित सामंत भी हमको राजा के अधीन दिखते हैं, जो किसी दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था में पहले थे, राजा ने उनको पराजित किया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में उनको शामिल कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारे सामंत हमको मिलते हैं। राजकुमार सामंत यह क्या करेगा, जो छोटे राजकुमार हैं उनमें अपनी भूमि को बांटेगा और उनके द्वारा यह प्रशासन को चलाएगा। जो राजा द्वारा नियुक्त सामंत हैं यह क्या करेंगे, बिचौलियों का प्रयोग करेंगे। मतलब कई सारे केसेस में तो यह बिचौलियों का प्रयोग करेंगे। कभी कभी जो राजा द्वारा नियुक्त यह सामंत हैं यह स्वयं भी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण करेंगे। तो आपका यह पराजित सामंत है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पराजित सामंत है यह स्वयं ही एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाता था। मतलब इसकी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। उस प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मतलब जो ग्राउंड लेवल का काम है वह यह सामंत देखता था, जो पराजित होके सामंत बना है। मतलब राजा ने इसको पराजित करके अपने अधीन किया है। तो ऐसा सामंत प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादातर स्वयं देखता था और अपने तरीकों से देखता था। यह एक सामंत के रूप में काम करता था
और इसका ज्यादा उपयोग तब किया जाता था जब युद्ध होता था। तो युद्ध के समय ये जो पराजित सामंत है यह राजा को सैन्य सहायता देगा, ऐसी व्यवस्था हमको मिलती है। तो पूरी व्यवस्था मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है सरल शब्दों में। तो इस तरह से पूरी राजपूताना व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। जो हमको परमार शासक मिलते हैं, इनके अंतर्गत जो सामंतीय सरदार हैं, जो अधिकारी हैं और जो राजकुमार हैं, इनकी बहुत सारी श्रेणियां हमको मिलती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमको अधिकारी मिलते हैं जो राजा को बहुमूल्य सेवा देते हैं और उस सेवा के बदले उपहार स्वरूप राजा से भू अनुदान प्राप्त करते हैं और एक सामंत के रूप में नियुक्त होते थे। दूसरे प्रकार के जो सामंत हैं, हम देखते हैं कि जब कोई राजा या कोई स्वतंत्र शासक उत्पन्न होता है तो वह स्वतंत्र शासक क्या करता है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करता है। तो इन क्षेत्रों में जो सामंत हैं वो सामंत क्या करते हैं, इस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मतलब युद्ध मत करिए, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, या आप ही सर्वोच्च हैं, यह बात हम स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह के सामंत भी हमको मिलते हैं। इसमें हम देखें तो जो भगत के सामंत हैं और जो किरणु के सामंत हैं यह हमको दिखते हैं। तो आप समझिए, बहुमूल्य सेवा के बदले सामंत नियुक्त हो रहा है, कोई जो स्वतंत्र राजा बनने का प्रयास कर रहा है, उसकी अधीनता स्वीकार करके या किसी बड़े साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करके कोई सामंत बन रहा है। ऐसे बहुत सारे सामंत हम और देखते हैं जिन्होंने केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध स्वयं को स्वतंत्र राजा के रूप में या स्वतंत्र सामंत के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन ये क्या करते थे, जो मुख्य शाखा है उस मुख्य शाखा की जो उपाधि है या उनका सरनेम आप कह सकते हैं, उसको ये लगातार उपयोग में लाते रहते थे। तो इस तरह के सामंत भी हम देखते हैं और इनमें हमको महाकुमार जैसे परमार शासक दिखते हैं। फिर हमको एक सामंत मिलते हैं, ऐसे सामंत जिनको इन्होंने पराजित कर दिया था और इनकी अधीनता वह स्वीकार कर लेते हैं। उस केस में भी जो सामंत का दर्जा है उस राजा को ही या उस सामंत को ही प्रदान कर दिया जाता था और वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्वयं चलाता था। तो कई तरीके थे सामंत बनने के, और जिन तरीकों से कोई सामंत बन रहा था उसी तरह की शक्ति, उसी तरह का नियंत्रण हमको उसको अपने क्षेत्र पर दिखता है। तो क्या भूमिका होगी किसी सामंत की किसी क्षेत्र विशेष में, वह तय होता था कि वह सामंत दरअसल बन कैसे रहा है। हम देखते हैं जो सामंत हैं इनके अधिकार क्या क्या हैं। तो हम पाते हैं कि जो ये सामंत हैं इनको कई जगहों पर पर्याप्त आंतरिक स्वतंत्रता मिलती थी और इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सहायक सामंतीय व्यवस्था। ये जो आपका सहायक सामंतीय व्यवस्था है यह दरअसल प्रयोग होती थी ज्यादा ऐसे राजाओं के खिलाफ या ऐसे सामंतों के खिलाफ जिनको जीत लिया गया है और फिर उनको अपने क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण का कार्यभार सौंप दिया गया है कि आप ही प्रशासनिक व्यवस्था को देखिए, लेकिन आप हमारे अधीन हैं। जब हमको युद्ध में आवश्यकता होगी तो आप अपनी सैन्य सहायता भेजेंगे। तो इस तरह के जो सामंत हैं इनको कहा जा रहा है सहायक सामंती व्यवस्था। तो इसमें हम बहुत सारे सामंत देखते हैं और इनको आंतरिक स्वतंत्रता मिली हुई है। इनमें हमको अंबुद मंडल के परमार और परमार महाकुमार दिखते हैं। ये क्या करते थे, अपने उप सामंतों का निर्माण कर सकते थे, अपनी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते थे। तो मतलब क्षेत्र विशेष में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था यह स्वयं देखते थे। इसके साथ साथ यह भूमि वितरण भी कर सकते थे। जो लोग इन पर निर्भर थे, हमने पीछे देखा था कि जो सामंत होते थे यह अपने परिवारों में भूमि वितरित कर देते थे और राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जो ये सहायक सामंती व्यवस्था वाले सामंत हैं यह क्या करते हैं, अपनी भूमि को अन्य लोगों में भी बांट देते हैं और उसके लिए भी राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके जो सामंत हैं यह क्या करते थे, जो करों का निर्धारण करने का काम है, गांव को विभाजित करने का काम है और कुछ निश्चित लोगों को कर मुक्त भूमि देने का जो अधिकार है वह इन सामंतों के पास हमको मिलता है। हम देखते हैं जब गुर्जर प्रतिहारों को, तो हम पाते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहारों के प्रत्यक्ष अधीन क्षेत्र हैं और जो सामंती व्यवस्था के तहत क्षेत्र हैं, उन दोनों क्षेत्रों में इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती थी। एक सहायक सामंत का अगर हम उदाहरण समझना चाहे कि वह किस प्रकार से काम करता था, तो हम देखते हैं कि भीमदेव के अधीन एक बनिया हमको दिखता है। इस बनिये ने क्या किया, सिंचाई व्यवस्था के लिए एक कुएं का निर्माण करवाया और उससे जुड़ी पानी की नालियों का भी निर्माण करवाया। और इस निर्माण के बदले इसने क्या किया, एक व्यक्ति को जो कि संबंधित था आपका प्रगवत जाति से, एक जाति है उससे यह संबंधित था और उसको इसने भू अनुदान प्रदान किया। और जो ये व्यक्ति है क्या, प्रगवल जाति का जिसको भू अनुदान मिला है, यह संभवतः एक कारीगर है जिसने इस कुएं का निर्माण किया था। तो आप समझिए, जो सहायक सामंत है वह भूमि को अपने अधीन लोगों के अंतर्गत या उनको जो सेवा प्रदान करते हैं उनमें
वितरित कर सकता था। राजा के पास जो अधिकार था एक सामान्य सामंत के केस में, वह अधिकार हमको सहायक सामंती व्यवस्था में राजा के पास नहीं दिखता है। मतलब सामान्य सामंती व्यवस्था में राजा ज्यादा कंट्रोल रखता था, लेकिन सहायक सामंती व्यवस्था में राजा का कंट्रोल हमको बहुत कम दिखता है। और मुख्यतः अगर हम देखें तो राजा का कंट्रोल सिर्फ इस बात पर होता था कि जब राजा का युद्ध हो तो यह सहायक सामंत क्या करे, सैन्य सहायता प्रदान करे। तो उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक सहायक सामंत को कितनी ज्यादा स्वतंत्रता थी। अब एक चीज आप और ध्यान रखिए, जिसको जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी राजा की तरफ से, जैसे ही उसको अवसर मिलेगा वह अवसर का लाभ उठाएगा और स्वयं को स्वतंत्र सामंत के रूप में या स्वतंत्र वंश के रूप में स्थापित कर देगा। हम परमार साम्राज्य में इस सामंती व्यवस्था को देखें या इस सहायक सामंती व्यवस्था को देखें तो हम पाते हैं कि बहुत ज्यादा एविडेंस तो हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ बातें हमको तब भी पता लगती है कि जो ये सामंत हैं इनकी नियुक्ति क्या हो रही है, एक क्रम के रूप में हो रही है। मतलब पद मिलते हैं, पदानुक्रम है, मतलब पदों का क्रम है, उस क्रम के रूप में सामंतों की नियुक्ति हो रही थी। और धीरे धीरे इस पद ने क्या किया, बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली और बाद में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गए। फिर ये क्या करते थे, दूसरे राजाओं से जाकर जुड़ जाते थे। जैसे मान लेते हैं एक साम्राज्य है, इस साम्राज्य में 4 सामंत हैं और पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण किसका है, राजा का। अब इसी तरह से एक दूसरा साम्राज्य है और इस दूसरे साम्राज्य में मान लेते हैं यहाँ पर भी 4 सामंत हैं। अब क्या होगा, ये जो आपका दूसरा वाला सामंत है इसको अवसर मिला मान लेते हैं और यह क्या करेगा, इस वाले सामंत के साथ या इस वाले राजा के साथ जुड़ जाएगा। तो अब राजा का क्षेत्र क्या हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं ये 4 वाला है, तो अगर इसको मौका मिला तो यह इसके साथ जुड़ जाता था, मतलब दूसरे राजा के साथ, तो अब इसका क्षेत्र बदल जाता था। तो इस तरह से जो सामंत है यह अवसर पाने पर दूसरे राजाओं के साथ भी सम्मिलित हो जाते थे। तो पूरा परिवर्तन हम समझ पा रहे हैं। अब हम समझना चाह रहे हैं कि जो सहायक सामंत हैं और जो इनकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो सामंत हैं और जो अधिकारी हैं, इनको जो दान देने की व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। मतलब अधिकारियों को और सामंतों को जो दान देने की व्यवस्था है वह व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक रूपता नहीं मिलती है हमको इन दानों में। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दान देने की व्यवस्थाएं हैं। जैसे जब हम परमार शासकों को देखते हैं हम यह पाते हैं कि बहुत कम लोगों को या बहुत कम अधिकारियों को ही भूमि अनुदान प्रदान किए गए। लेकिन जब हम गुजरात के चालुक्यों को देखते हैं तो जो इनके सामंत हैं, इनके सामंतों को बड़े बड़े क्षेत्रों का अनुदान किया गया। जैसे जो चालुक्यों के 1200 और 1300 ईस्वी के तामपत्र हैं, उनमें हम पाते हैं कि जो उच्च अधिकारी थे उनको इतने दान दिए गए कि धीरे धीरे वह एक बड़े सामंत के रूप में परिवर्तित हो गए। तो परमार शासकों में सामंतों को कम दान दिया जा रहा था, जो चालुक्य शासन है इनमें सामंतों को अधिक दान दिया जा रहा था। और इसीलिए जो चालुक्य वंश के शासक होंगे और जो इनके सामंत होंगे वह कई हिस्सों में टूटेंगे और स्वतंत्र शासक के रूप में उभर कर आएंगे। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हम देखते हैं कि जो अधिकारियों का वेतन है यह कहां से किया जा रहा है, करों के माध्यम से। और इस तरह की जो व्यवस्था है वह हम कलचुरी राज्य में और कलचुरी राज्यों में जो पटाटाकिल है, दुष्ट साध्य है, इनके साथ देखते हैं। जो चाहमान शासक के अंतर्गत बलाधिपति हैं, इनके साथ हम देखते हैं। तो जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को वेतन जो दिया जा रहा है वह करों के माध्यम से कलेक्ट करके दिया जा रहा है। और कर कौन कलेक्ट करेगा, सामंत। मतलब भूस्वामियों से कर कलेक्ट करने का काम जो करेगा वह कौन है, सामंत। और सामंत टैक्स कलेक्ट करके किसके पास जाएगा, राजा के पास। जब यह सामंत इस कर को देने से मना कर देंगे और विद्रोह करेंगे तो उससे राजा की शक्ति भी लगातार कम हो जाएगी। तो वो सारे परिवर्तन हम समय के साथ देखेंगे। जब हम देखते हैं 12वीं सदी के अंत के और 13वीं सदी के प्रारंभ के चाहमान अभिलेखों को, तो हम पाते हैं कि इनमें बहुत सारे सामंतों का, शाही अधिकारियों का, वन अधिकारियों का, सिपाहियों का विवरण है। और यह विवरण आ किस लिए रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे गांव दान में मिले हुए थे और इन अधिकारियों के पास जो ये गांव थे इनसे कहा गया था कि इनको इन गांवों को छोड़ देना होगा राजा के पक्ष में। तो इससे हम यह पाते हैं कि जो ये अधिकारी हैं इनके पास बड़ी मात्रा में गांव है जिनको बाद में इनसे वापस लिया गया है। तो हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह की भू अनुदान की व्यवस्था हमको दिखती है। परमार शासकों के दौरान कम दिखता है, चालुक्य शासकों के दौरान अधिक मिलता है। और चालुक्य शासन में जो उच्च अधिकारी हैं वह धीरे धीरे सामंत के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जो करों का भुगतान है वह हमको भूमि से ही मिलता है और उसी से वेतन वगैरह दिया जा रहा है।
जब हम 12वीं सदी के 13वीं सदी के चाहमान अभिलेखों को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि चाहमानों ने भी बहुत सारे गांव दान में दिए थे, और दिए किस लिए थे? उपहार के स्वरूप और अधिकारियों के उनके पारिश्रमिक के बदले। तो इस तरह से भू अनुदान की पूरी व्यवस्था चल रही थी। अब हम समझे कि जो सामंत है, इन सामंतों के दायित्व क्या है, तो हम देखते हैं कि राजा के प्रति इनकी वित्तीय और सैनिक दो तरह की जिम्मेदारियां दिखती है। वित्तीय मतलब कर कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाना, और सैन्य मतलब जब राजा को आवश्यकता हो तो युद्ध के मैदान में राजा की सहायता करना। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि जो वगध के परमार है, इन्होंने जो मालवा के परमार है उनके लिए कई बार युद्धों में भाग लिया। अब देखिए, परमारों की भी कई शाखाएं आपको मिलेंगी। इसमें फेमस सबसे ज्यादा होंगे मालवा के परमार, मतलब सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमको मालवा के परमार मिलेंगे। इन परमारों की सेवा के लिए हमको अलग अलग क्षेत्र के लोग मिलेंगे, जिनमें हमको वगध के परमार भी मिलते हैं। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि एक तय शर्त थी कि जब भी आवश्यकता होगी राजा को, तो इनके सहायक जो सामंत हैं वह युद्ध में राजा की तरफ से भाग लेते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो अबू के, किरडू के, जालौर के परमार सरदार हैं, यह चालुक्यों के अधीन थे, और कई बार चालुक्यों के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा है और अपने प्राणों का बलिदान किया। तो व्यवस्था स्थापित थी जिसके तहत सैन्य जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ती थी। जो ये सामंतीय राजकुमार थे, इनकी दरअसल सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह थी कि जब भी युद्ध हो तो उस युद्ध के समय जो इनका आश्रयदाता है, मतलब जिसके अधीन यह है, उसकी यह सहायता करें। हालांकि हम यह भी पाते हैं कि कभी कभी जो ये सामंत है, यह क्या करते थे, नए नए क्षेत्रों को जीतते थे और जीतने के बाद अपने राजा के अधीन उनको सामंत बना देते थे। मतलब खुद तो यह राजा के अंतर्गत थे, या अन्य क्षेत्रों को भी जीतते थे और उसको भी राजा के अंतर्गत ले आते थे। जो ये सामंत हैं, इनको नगद या सामान के बदले नजराना भी देना पड़ता था। किसको? अपने राजा को, जिससे यह राजा के प्रिय बनी रहे या राजा की कृपा इन पर बनी रहे। तो सामंती व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो सामंतों के दायित्व हैं वह किस प्रकार से चल रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको हमने थंबनेल में भी देखा था कि क्या सामंत सदैव अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे या अपने दायित्वों को वह निभाते थे। हम देखते हैं कि यह बात तय होती थी ताकत पर कि जो आश्रयदाता है और जो सामंत है उनके मध्य जो शक्ति का बंटवारा है वह किस प्रकार से हुआ है, या हम कहें कि शक्ति किसके पक्ष में ज्यादा है या किस पक्ष में शक्ति है, वह यह बात तय करता था कि दायित्व अपने यह निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। कभी कभी जब हम देखते हैं कि ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं आपके सामंत, तो यह सामंत दायित्वों को नहीं निभाते हैं। जब यह सामंत कमजोर होते हैं उस समय यह राजा के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मेवाड़ के गुहिल हैं, इन्होंने परमारों की अधीनता तब स्वीकार की जब वाकपति ने इनको पराजित कर दिया। मतलब जब यह युद्ध हार गए तब इन्होंने अधीनता स्वीकार की। लेकिन जब भोज प्रथम की मृत्यु हुई और अराजकता फैल गई तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर दिया। इसी तरह से हम देखें तो चाहमान वंश है, इनमें हमको मिलते हैं कटुदेव, और कटुदेव ने क्या किया, जो चालुक्य शासक है सिद्धराज, उसके समय स्वतंत्र होने का प्रयास किया। मतलब जब चालुक्य शक्ति थोड़ा कमजोर पड़ रही थी तो जो चाहमान शासक था कटुदेव, इसने क्या किया, स्वतंत्र होने का प्रयास किया। इससे फिर क्या हुआ, जो चालुक्य शासक था कुमारपाल, इस कुमारपाल ने क्या किया, इसको बेदखल कर दिया। इसको चाहमान शासक कटुदेव को बेदखल कर दिया और वहां पर एक दंड नायक की नियुक्ति की और उस पूरे क्षेत्र को अपने डायरेक्ट प्रशासन में ले आया। तो दंड दिया जा सकता है अगर आश्रयदाता ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर सामंत ज्यादा ताकतवर है तो वह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाता था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो कुमारपाल है, इसने क्या किया, जो विद्रोही राजकुमार था, मतलब अगर राजकुमार भी विद्रोह कर दे तो उसको भी उसके पद से हटा दिया जाता था। तो इसने क्या किया, विद्रोही राजकुमार विक्रम सिंह को अबू से उसके पद से हटा दिया। मतलब अबू का जो क्षेत्र है वहां पर वह नियुक्त था सामंत के रूप में, उसके पद से उसको हटा दिया और उसके भतीजे यशोधावाल को वहां नियुक्त कर दिया। तो राजा के पास यह शक्ति होती थी कि वह सामंत को हटा दे और उसके जगह किसी दूसरे सामंत की या अधिकारी की नियुक्ति वह कर दे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि चालुक्य शासक ने क्या किया, अधिकारी की नियुक्ति की। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अपने ही परिवार के एक व्यक्ति की सामंत के रूप में नियुक्ति की। जब इस भतीजे की नियुक्ति की गई तो जो इसका पुत्र है और जो उसका उत्तराधिकारी है धारवर्ष, इन्होंने चालुक्य राजाओं की सेवा की। यशोधावाल ने की और धारवर्ष ने, इन्होंने शासन व्यवस्था को संभाले रखा और अधीन काम करते रहे और 3 पीढ़ियों तक यह सेवा देते रहे। लेकिन फिर इनको जब मौका मिला, कब, भीम द्वितीय के समय, तो इन्होंने क्या किया, स्वयं को
स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित कर दिया। जैसा मैंने आपको अभी बताया, शक्ति संतुलन यह तय करती थी कि सामंत के दायित्व क्या हैं, कि सामंत अपने दायित्व को निभाएंगे या सामंत अपने दायित्व को नहीं निभाएंगे। अब हम समझना चाहें कि जो सामंती व्यवस्था थी, वह सामंती व्यवस्था कितनी सफल थी। हमने देख लिया कि क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है। अब हम समझेंगे कि कितनी सफल व्यवस्था यह थी। हम सामंती व्यवस्था में एक बड़ी कमी देखते हैं कि जब भी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती थी या राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत होती थी, उस समय यह सामंती व्यवस्था थी जो अस्थिरता का सबसे ज्यादा लाभ उठाती थी और स्वयं को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करती थी। हम देखते थे कि जो आपका राजा होता था, यह दूर दराज के क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए जाता था और जाते समय युद्ध पर जो सक्षम सेनापति है, इनको प्रशासन का अधिकार दे देता था और उनको सामंत के रूप में नियुक्त कर देता था। कई बार राजा जब वापस आता था तो इन अधिकारियों से प्रशासनिक भूमि को वापस ले लेता था, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि राजा इस प्रशासनिक भूमि को वापस नहीं लेता है, बल्कि सामंत के रूप में उसी अधिकारी की नियुक्ति बरकरार रखती है। तो उस केस में हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था हमको सफल दिखती है कि जब राजा दूर दराज के क्षेत्र में जाए तो जो उसका मूल क्षेत्र है उसकी सुरक्षा बनी रहे, यह सामंती व्यवस्था ही काम कर रही थी। सामंती व्यवस्था में एक खास चीज हम देखते हैं कि जो राजा का व्यक्तित्व है वह बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर राजा व्यक्तिगत रूप से बहुत योग्य है, व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली है, तो इसके सामंत इसके कंट्रोल में रहते थे और सामंती व्यवस्था सफल रूप से काम करती थी। लेकिन अगर राजा व्यक्तिगत रूप से कमजोर है तो यह सामंती व्यवस्था भी फेल कर जाती थी और सामंत विद्रोही के रूप में हमको नजर आने लगते थे। इसी के कारण हम देखते हैं कि 1 से 2 पीढ़ी तक यह सामंती व्यवस्था ठीक से चलती है, लेकिन जैसे ही शक्ति का संतुलन बिगड़ता है, यह सामंती व्यवस्था भी खराब होने लगती है। और अक्सर हम यह देखते हैं कि जब राजा का व्यक्तित्व कमजोर है तो जो ये सामंत है, यह स्वतंत्र होने का लगातार प्रयास करते हुए देखेंगे। तो सफलता ज्यादातर किस पे निर्भर कर रही है? राजा के व्यक्तित्व पर। हम देखते हैं कि जो सामंती व्यवस्था है, इसमें कोई अस्थायी अनुबंध नहीं है, मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके तहत यह तय किया जाए या यह दायित्व सौंपा जाए कि सामंत युद्ध में सहायता लगातार करेंगे। जब यह लिखित व्यवस्था नहीं है तो यह व्यवस्था कई बार टूटती थी। कई केसेस में सफल होती थी, लेकिन कई केसेस में टूटती थी। तर्क यहाँ भी वही है कि राजा का व्यक्तित्व कैसा है। और अगर हम पाते हैं कि राजा का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं है, तो जो ये सामंत थे ये क्या करते थे? जो आक्रांता है, मतलब जो अटैकर है या जो आक्रमण करने वाला है, अगर वह यह घोषित कर दे कि विशेष अधिकार देगा, आप समझ लीजिए कि एक तरह से घूस ऑफर कर दे कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको बड़ा क्षेत्र देंगे, बड़ा पद देंगे, तो ये जो सामंत थे यह अपनी निष्ठा को छोड़ देते थे और नए स्वामी के अंतर आ जाते थे। तो सामंती व्यवस्था में कई सारे फैक्टर हम देखते हैं जब, तो हम पाते हैं कि कुछ जगहों पर सफल है, कुछ जगहों पर असफल है। सबसे मुख्य बात जो हमको समझ में आती है कि राजा का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व ही सबसे प्रमुख चीज है जो यह तय करेगा कि सामंती व्यवस्था सफल होगी या सामंती व्यवस्था विद्रोह का कारण बनेगी। तो इस तरह से हमने पूरी राजपूताना व्यवस्था को समझ लिया। आप इसको मुगलों से जरूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि विशेष अधिकार देने की बात, यह व्यवस्था हमको दिखेगी कि कोई सामंत होगा, उसको विशेष अधिकार ऑफर किए जाएंगे, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था संकट में है, वह आक्रांता की तरफ चला जाए तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। उन सारे केसेस में सामंती व्यवस्था एक प्रमुख भूमिका रखेगी, दिल्ली सल्तनत के काल में भी और मुगलों के काल में भी। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।